डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा आज का टॉपिक है ज्योग्राफी एग्ज़ाम सीरीज़ में ज्योग्राफी कंपटीशन एग्ज़ाम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पार्ट 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। पार्ट 1 में हमने देखे थे भूगोल की जो सामान्य परिचय है, यानी कि भूगोल एक परिचय, ये देखे थे। आज पार्ट 2 में देखेंगे हम पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है या लघु उत्तरी या अति लघु उत्तरी जो क्वेश्चन है सभी प्रकार के एग्ज़ाम में आते हैं, उनको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी एग्ज़ाम सीरीज़ क्वेश्चन आंसर पार्ट 2। तो ज्योग्राफी एग्ज़ाम सीरीज़ पार्ट 2 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में पृथ्वी एवं अन्य ग्रह यानी कि सौर परिवार के उत्पत्ति के संबंध में कितने प्रकार के वैज्ञानिक मत को संकल्पना या परिकल्पना भी कहते हैं, ये प्रचलित है। यानी कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति या ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में कितने प्रकार के वैज्ञानिक मत प्रचलित है, ये देखेंगे। तो इसका आंसर है, वर्तमान समय में पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों यानी कि सौर परिवार के उत्पत्ति के संबंध में 3 प्रकार के वैज्ञानिक मत प्रचलित है। और वो वैज्ञानिक मत या संकल्पनाएं कौन कौन सी है? अद्वैतवादी परिकल्पना, जिसे पैतृक परिकल्पना भी कहते हैं। फिर है आपका द्वैतवादी परिकल्पना, जिसे और है आधुनिक सिद्धांत। ये 3 प्रकार की परिकल्पनाएं मतलब कि संकल्पना है जो कि पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों की उत्पत्ति के लिए प्रस्तुत किए गए हैं। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, द्वैतवादी संकल्पना या मत से बनता है। तो देखते हैं अद्वैतवादी संकल्पना किसे कहते हैं या उससे क्या तात्पर्य है। तो अद्वैतवादी संकल्पना वह वैज्ञानिक मत है जिसके अनुसार पृथ्वी अद्वैतवादी संकल्पना के मतलब क्या होता है? एक तारा, यानी कि पृथ्वी और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति एक ही तारे से हुई मानी जाती है। यानी कि अद्वैतवादी एक क्या है? विचारधारा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी और ग्रहों की उत्पत्ति किससे हुआ है? एक तारे से हुआ है। ये आपका हो गया अद्वैतवादी संकल्पना या विचारधारा। फिर आपका अद्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत कौन कौन सी परिकल्पनाएं प्रस्तुत किया गया है, यानी कि अद्वैतवादी जो संकल्पना है उसके अंतर्गत कौन कौन सी अभिमत या विचारधारा प्रस्तुत किए हैं। तो ये विचारधाराएं निम्न हैं जो आपके अद्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए हैं। पहला आपका पुछल तारा परिकल्पना, जिसे पुछ तारा परिकल्पना भी कहते हैं। फिर आपका वायवा राशि परिकल्पना। नेक्स्ट है निहारका परिकल्पना और उल्का पिंड परिकल्पना। आपके जो निहारका ये किसे कहते हैं? तो निहारका जो है अपशिष्ट पदार्थों का तप्त पिंड है, और ये वायवा राशि भी आपका अपशिष्ट पदार्थों का ही बना पिंड है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये सभी क्या है? एक पिंड है और ये आपका तारा है। ये जो अपशिष्ट पदार्थों से बना हुआ है आपके निहारका भी और वायवा राशि भी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुछ तारा परिकल्पना किसने और कब प्रतिपादित किया? पुछल तारा परिकल्पना जो है आपके कास्ते द बफन ने 1749 में प्रस्तुत किया। और पूछ तारा परिकल्पना को आपको इंग्लिश में कहते हैं कमेंट हाइपोथेसिस। ये आपके पूछ तारा परिकल्पना को कहते हैं। कभी कभी पूछ देते हैं कि कमेंट हाइपोथेसिस किसने और कब प्रतिपादित किया। तो आपकी कमेंट हाइपोथेसिस ये किसने प्रतिपादित किया? कास्ते द बफन ने 1749 में। आपका अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वायवा राशि परिकल्पना किसने और कब प्रस्तुत किया? वायवा राशि परिकल्पना इमैनुअल कांट ने 1755 में प्रस्तुत किया और इसे इंग्लिश में कहते हैं गैसियस हाइपोथेसिस। फिर आपका निहारका परिकल्पना किसने और कब प्रस्तुत किया? तो निहारका को कहते हैं नेबुला और हाइपोथेसिस यानी कि निहारका परिकल्पना। निहारका परिकल्पना लाप्लास ने 1796 में प्रस्तुत किया। फिर आपका उल्का पिंड परिकल्पना किसने और कब प्रस्तुत किया? तो आपके उल्का पिंड परिकल्पना को लॉकियार ने 1919 में प्रस्तुत किया। इसे कहते हैं मेट्रिक हाइपोथेसिस। ये जितने भी क्वेश्चन देखे हैं ये सभी क्या है? अद्वैतवादी परिकल्पना की जो विचारधारा है
उसको किसने और कब प्रतिपादित किया, ये देखे हैं। अब देखते हैं, पुच्छ तारा परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई। पुच्छ तारा परिकल्पना के अनुसार एक विशाल धूमकेतु, जिसे क्या कहते हैं, पुच्छ तारा कहा गया है, और इसी को एक विशाल धूमकेतु कहा गया है, सूर्य से टकराया था। यानी कि क्या हुआ था, सूर्य से क्या टकराया था, एक विशाल धूमकेतु, यानी कि आपके पुच्छ तारा क्या हुआ, टकराया था, जिससे अधिक मात्रा में क्या उत्सर्जित क्या हुए थे, पदार्थ उत्सर्जित हुए थे, जो कालांतर में यानी कि लंबे समय बाद बिखरे हुए थे। वो पदार्थ क्या हुए, बड़े जो पिंड थे वो ग्रह के रूप में परिवर्तित हुए, और जो छोटे पिंड बिखरे हुए थे वो उपग्रह के रूप में परिवर्तित हो गए। यानी कि आपकी जो पुच्छ तारा जो है, यानी कि धूमकेतु, वो सूर्य से टकराया, जिससे अधिक मात्रा में क्या हुआ, पदार्थ उत्सर्जित हुए, और वो पदार्थ बहुत लंबे समय तक बिखरे हुए थे, जो कि बड़े पिंड जो थे वो ग्रहों का रूप धारण किए, और छोटे पिंड जो थे वो उपग्रह का रूप धारण किए। फिर आपका अगला क्वेश्चन, वायव्य राशि परिकल्पना किस नियम पर आधारित है। तो वायव्य राशि परिकल्पना आपके गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित है। तो वायव्य राशि परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी व अन्य ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये आपका अगला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है, वायव्य राशि परिकल्पना के अनुसार अपकेंद्रीय बल, यानी कि बाहर से प्राप्त होने वाला बल, यानी कि बाहर की ओर कार्यरत बल के प्रभाव से सूर्य की एक तप्त और गतिशील निहारिका से 9 छल्ले बाहर आए, यानी कि अलग हुए, जो क्या हुए, शीतल होकर क्या ग्रह के रूप में परिवर्तित हुए। और ये निहारिका किसे कहा गया है, जो सूर्य से अध्य पदार्थ निकले हुए हैं वो क्या थे, तप्त थे और गतिशील थे। उसी जो अध्य पदार्थ सूर्य से निकले हैं वही क्या है, निहारिका है, और वही क्या हुआ, 9 भागों में विभक्त हो गया, और वो 9 भागों से क्या हुआ, आपका ग्रहों का निर्माण हुआ है। ये हुआ आपका वायव्य राशि परिकल्पना। फिर आपका अगला देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो लाप्लास की निहारिका परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ये देखते हैं। तो निहारिका परिकल्पना के अनुसार अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से सूर्य की एक तत्व एवं गतिशील निहारिका नेबुला से पहले एक ही छल्ला बाहर निकला। क्या हुआ, उसमें 9 छल्ले बाहर निकले थे जो वायव्य राशि परिकल्पना थे उसमें, लेकिन इसमें क्या हुआ, केवल एक ही छल्ला बाहर निकला। जो निहारिका है उससे क्या निकला, एक छल्ला बाहर निकला, और वो एक छल्ला क्या हुआ, 9 छल्लों में विभाजित हुआ, जिससे ग्रह एवं पृथ्वी की निर्माण हुआ। ये दोनों में आपकी समानता है, बस उसमें आपके 9 छल्ले बाहर निकले और इसमें आपके केवल एक ही छल्ले बाहर निकल रहे हैं। हम पहले ही बता चुके हैं, जो निहारिका वो है वो क्या है, सूर्य से निकले हुए अपशिष्ट पदार्थ है, जो क्या है, तप्त और गतिशील है। और इससे क्या हुआ है, एक निहारिका से क्या निकला, एक ही छल्ला निकला इसमें, और वो एक छल्ला क्या हुआ, पुनः 8 भागों में विभाजित हुआ, और एक छल्ले से क्या हुआ, फिर 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। यानी कि आपके जो ग्रह और पृथ्वी है उनका क्या हुआ, निर्माण हुआ। और आपके वायव्य राशि परिकल्पना में क्या हुआ था, जो तप्त और गतिशील निहारिका थे उससे क्या हुआ, 9 छल्ले बाहर आए, और उससे जो ग्रह और पृथ्वी का निर्माण हुआ। लेकिन लाप्लास की निहारिका परिकल्पना में एक ही छल्ला बाहर आया, और वह 9 भागों में विभाजित हो गया, जिससे पृथ्वी और आपकी जो ग्रह है उनका निर्माण हुआ। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आ गए आपका द्वैतवादी संकल्पना। तो द्वैतवादी संकल्पना किसे कहते हैं, या इससे क्या तात्पर्य है। इसे कहते हैं डुअलिस्टिक हाइपोथेसिस। तो द्वैतवादी संकल्पना वह वैज्ञानिक मत है जिसके अनुसार पृथ्वी व अन्य ग्रहों की उत्पत्ति 2 तारा के संयोग से हुआ है, यह माना जाता है। और इसे इसलिए क्या कहा जाता है, बाई पेरेंटल हाइपोथेसिस। ये क्या है, इसका दूसरा नाम है, आपके द्वैतवादी संकल्पना का दूसरा नाम क्या है, बाई पेरेंटल हाइपोथेसिस, ये इसका दूसरा नाम है। और इसमें जो पृथ्वी और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति किससे हुए है, 2 तारों से, और अद्वैतवादी में 1 तारा से हुआ है। इसमें इतना फ़र्क है कि इसमें 2 तारों से, उसमें 1 तारा से। फिर अब देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर। अद्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत कौन कौन सी परिकल्पनाएं प्रस्तुत किए गए। तो आपके जो डुअलिस्टिक हाइपोथेसिस है
इसके अंतर्गत कौन कौन सी परिकल्पनाएं प्रस्तुत किए गए, वो निम्न प्रकार के हैं। पहला कौन सा है, ग्रहाणु परिकल्पना। फिर आपका ज्वारीय परिकल्पना, द्वैतारक परिकल्पना, विखंडन का सिद्धांत, नवतारक परिकल्पना, सिफिड का साध्य सिद्धांत यानी कि परिकल्पना साध्य। फिर आपका अंतर तारक धूल परिकल्पना। इसमें से कुछ आप नहीं सुने होंगे, जो कि आपके जो उच्च स्तरीय बुक है उसमें दिया होता है, और बाकी ये यहाँ तक कि आप शायद पढ़ चुके होंगे जो निचले क्लास के बुक होते हैं उसमें। तो चलिए देखते हैं इनसे पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहाणु परिकल्पना किसे और कब प्रस्तुत किया। तो आपके ग्रहाणु परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, सीटी चैम्बरलिन ने, और किसने, तथा मोल्टन भी क्या किए, आपके ग्रहाणु परिकल्पना की प्रस्तुति किए, और कब किए, 1905 में। फिर आपका ज्वारी परिकल्पना किसने और कब प्रतिपादित किया। तो आपके ज्वारी परिकल्पना को जेम्स जीन्स ने 1919 में प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैतारक परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। तो द्वैतारक परिकल्पना का प्रतिपादन H.N. रसेल ने किया। फिर आपका विखंडन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। विखंडन के सिद्धांत का प्रतिपादन रासजेन ने किया। फिर आपका नवतारा परिकल्पना का प्रतिपादन किसने और कब किया। तो प्रोफेसर फ्रेड होयल ने और लिटियटन ने 1939 में किया। यानी कि आपकी नवतारा जो परिकल्पना है वो आपका जो उच्च स्तरीय बुक है उसमें मिलेगा, जिसका प्रतिपादन किसने किया, दो व्यक्तियों ने मिलकर किया, प्रोफेसर फ्रेड होयल एवं लिटियटन। ये इन्होंने कब किया, 1939 में। तो आपके जो प्रोफेसर साहब थे होयल और लिटियटन जो थे वो क्या किया, इसका प्रतिपादन किया है, और इससे किस प्रकार पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वो हम आगे देखेंगे, ये आपके लिए नया है। फिर आपका सिफिड साध्य परिकल्पना का प्रतिपादन किसने और कब किया। तो आपके सिफिड साध्य परिकल्पना का प्रतिपादन AC बनर्जी ने 1942 में किया। ये भी आपका नया पॉइंट है। फिर आपका अंतर तारक धूल परिकल्पना का प्रतिपादन किसने और कब किया। तो अंतर तारक धूल परिकल्पना का प्रतिपादन आडो स्मिथ, उन्होंने 1943 में किया। तो आपके आडो स्मिथ जो थे वो 1943 में इस परिकल्पना का प्रतिपादन किए। ये भी आपका नया पॉइंट है, इसे भी हम आगे देखेंगे। फिर आपका स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों की उत्पत्ति या निर्माण कैसे हुई। अब यहाँ से देखते हैं उनका निर्माण द्वैतारक परिकल्पना के अनुसार कैसे हुई। तो आपका फर्स्ट है आपका ग्रहाणु परिकल्पना। तो इसके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मांड में दो विशाल तारे थे, एक सूर्य एवं दूसरा अन्य तारा। जब यह अन्य विशाल तारा के पास पहुंचा तो उसकी आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के धरातल से, मतलब कि सूर्य की जो परत है, क्षेत्र है, उससे क्या हुए, असंख्य कण अलग हो गए, यानी कि अवशिष्ट बाहर हो गए। यही कण आपस में मिलकर पृथ्वी व अन्य ग्रहों का निर्माण किया। क्या हुआ, इसमें दो विशाल तारा थे, एक सूर्य और दूसरा अन्य तारा। तो अन्य तारा क्या हुआ, सूर्य के निकट आया, तो इसमें क्या हुआ, आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के कुछ कण क्या हुए, बाहर निकल आए। यही कण के आके पृथ्वी व अन्य रूप का धारण किए, यानी कि अन्य ग्रहों का रूप धारण किया। यह हो गया आपका ग्रहाणु परिकल्पना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार सौरमंडल का निर्माण सूर्य एवं एक अन्य तारे के संयोग से हुआ। अन्य तारा सूर्य के निकट आने से सूर्य का कुछ भाग क्या हुआ, ज्वारीय उद्भेदन के कारण फिलामेंट के रूप में खींच गए। फिलामेंट के रूप में मतलब छोटे छोटे पदार्थों के पिंडों के रूप में खींच गए, यानी कि बिखर गए।
वही फिलामेंट विभाजित होकर सूर्य का चक्कर लगाने लगा। जो फिलामेंट सूर्य से बाहर हुआ यानी कि पिंड, वो क्या हुआ, सूर्य का चक्कर लगाने लगा। यही पृथ्वी और अन्य रूपों का क्या क्या निर्माण किया, यानी अन्य जो ग्रह है उनका निर्माण किया या उनके निर्माण का कारण बना। तो इसमें क्या हुआ, आपके ज्वारीय परिकल्पना में सूर्य और एक अन्य तारा था, जिसमें क्या हुआ, अन्य तारा जो है सूर्य के पास से गुजर रहा था और ज्वारीय उद्भेदन के कारण क्या हुआ, सूर्य से जो फिलामेंट थे वो बाहर आए, किससे, ज्वारीय उद्भेदन के कारण, और वही क्या हुआ, उसके चक्कर लगाने लगा सूर्य के। फिर क्या हुआ, पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण हो गया उसी से। फिर आपका रसेल की द्वैतारक परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई। रसेल की द्वैतारक परिकल्पना के अनुसार प्रारंभ में सूर्य व एक साथी तारा था, यानी कि सूर्य था और एक उसका साथी तारा था, तथा एक तीसरा तारा भी था जो क्या था, विपरीत दिशा में सूर्य के साथी तारे के निकट से गुजरा, यानी कि उसके पास से जा रहा था, जिससे जो सूर्य के साथी तारे थे उसमें क्या हुआ, ज्वार उत्पन्न हुआ और उससे ग्रहों का निर्माण हुआ, यानी कि उससे कुछ जो फिलामेंट था, फिलामेंट या कुछ पदार्थ क्या हुआ, बाहर आए, उन पिंडों से या पदार्थों से क्या हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ, तथा ग्रहों के पारस्परिक अपघर्षण से, यानी कि जिनसे ग्रह बने फिलामेंट से, वो फिलामेंट क्या हुए, आपस में अपघर्षण हो गए, मतलब आपस में टकराए, उनसे क्या हुआ, जो ज्वार उत्पन्न हुआ उनसे उपग्रहों का निर्माण हुआ। तो आपके रसेल की द्वैतारक परिकल्पना में क्या थे, 3 तारा थे, एक सूर्य, एक साथी तारा और एक अन्य तारा। तो जो सूर्य थे वो क्या थे, इनसे थोड़ा दूर थे, यानी कि जो अन्य तारा है उससे क्या थे, थोड़ा दूर, और जो साथी तारा है और तीसरा तारा है वो क्या है, वो एक दूसरे के पास थे, इसीलिए उस पर उसका प्रभाव पड़ा और उसके जो ज्वारीय उत्पन्न हुए उससे कुछ पदार्थ बाहर आए और उससे ग्रह का निर्माण हुआ। फिर अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑटो श्मिट की अंतरतारक धूल परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी व अन्य ग्रहों की उत्पत्ति किस पदार्थ से हुआ। तो जो ऑटो श्मिट है उसकी जो अंतरतारक धूल परिकल्पना है उसके अनुसार पृथ्वी व अन्य ग्रहों की उत्पत्ति गैस व धूल कणों से हुआ है। तो वो कैसे हुआ है, नीचे देखते हैं। ये ऑटो श्मिट की अंतरतारक धूल परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी व अन्य ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुआ। तो उसका आंसर है, परिकल्पना के अनुसार जब सूर्य और विशालकाय आकाशगंगा के पास से गुजर रहा था, क्या हुआ, सूर्य एक विशालकाय आकाशगंगा के पास से गुजर रहा था, तो उसने अपनी आकर्षण शक्ति से कुछ गैस, मेघ और धूल कणों को अपनी ओर क्या किया, आकर्षित किया, जो सामूहिक रूप से सूर्य की परिकल्पना करने लगे। क्या क्या, वो गैस जो और धूल कण थे वो क्या हुए, आकर्षित हुए और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। इन्हीं जो धूल कण और गैस है वो क्या हुआ, संगठित हुआ, घनीभूत हुए, यानी कि घने रूप में ग्रहण हुआ और फिर अन्य ग्रहों का निर्माण किया और पृथ्वी का निर्माण किया। यानी कि इसमें क्या हुआ, एक सूर्य और विशालकाय आकाशगंगा था जो आसपास गुजर रहे थे, उससे क्या हुआ, जो आसपास के धूल कण थे वो आकर्षित हो गए और एक समूह का निर्माण किए और सूर्य का चक्कर लगाने लगे, वही क्या बना, पृथ्वी और ग्रहों का निर्माण किया। फिर है आपका अगला क्वेश्चन। अभिनव तारा परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो अभिनव तारा परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों का निर्माण सूर्य से न होकर किससे हुआ है, साथी तारा के विस्फोट से हुआ है। इसमें 3 तारों की भूमिका रही है, यानी कि पहले हम देखे हैं सूर्य, साथी तारा और एक अन्य तारा। तो जो साथी तारा थे उससे क्या हुआ, जो अन्य तारा था वो उसके निकट गया, तो उसके निकट जाने से जो कुछ उसमें परिवर्तन आया और उससे क्या हुआ, उसमें जो पदार्थ निकले वो क्या हुआ, सूर्य के चारों ओर घूमने लगे, उससे क्या हुआ, ग्रह हुआ, पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो ये पहले वाले जो मत है उसके अनुसार ही ये भी बना हुआ है। तो अब देखते हैं अगला। पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों के उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत के अर्थात कौन कौन से सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। यानी कि पृथ्वी या अन्य ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में जो आधुनिक सिद्धांत है इसके अंतर्गत कौन कौन सी मत या विचार प्रस्तुत किए गए हैं या सिद्धांतों की प्रतिपादन किए गए हैं।
तो इसमें है आपके आधुनिक सिद्धांत में बिग बैंग सिद्धांत और स्फीति सिद्धांत। तो आपके बिग बैंग सिद्धांत क्या है, वो है महाविस्फोटक सिद्धांत भी कहा जाता है इसे। तो यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, ये देखेंगे। तो बिग बैंग या महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, जॉर्ज लेमेत्रे ने। इसे जॉर्ज लेमेंटेयर या बोल्जियम भी कहा जाता है। कुछ बुक में जॉर्ज लेमेंट्रे दिया हुआ है, कुछ बुक में यही नाम जॉर्ज लेमेंटेयर दिया हुआ है और कुछ में बोल्जियम। ये तीनों एक ही नाम है, बस इसे अलग अलग टाइप से लिख दिए हैं। इसमें से कोई भी एक नाम आता है तो आपको इसमें टिक लगा देना है। जॉर्ज लेमेंट्रे आए तो ये लगाना है, जॉर्ज लेमेंटेयर आए तो भी तो इसमें लगाना है और बोल्जियम आए तो इसमें लगाना है। फिर उन्होंने कब प्रतिपादित किया, 1927 में किया। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बिग बैंग या महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंट्रे ने किया, तो ये इसी का नाम है, जॉर्ज लेमेंटेयर, जॉर्ज लेमेंट्रे, जॉर्ज लेमेंटेयर, और कुछ भाषा में इसे बोल्जियम कहा गया है। तो अब देखते हैं आपके जो बिग बैंग सिद्धांत है उसके अनुसार पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। तो ये आपके जो बिग बैंग सिद्धांत है उसके अनुसार पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, महाविस्फोट से हुआ। ये आपका नोटिस पॉइंट है, इसे ध्यान रखेंगे कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुआ, महाविस्फोट से हुआ। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इसमें। किंतु आपके जो बिग बैंग सिद्धांत है ये उसे सर्वमान्य नहीं मिला, यानी कि वह बिग बैंग सिद्धांत है वो अपने जो खड़ा उतरना था अपने उम्मीद में, उसमें क्या हुआ, खड़ा नहीं उतर पाया। यानी कि वो उसको जो सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं उसको पूरी तरीके से निभा नहीं पाए ये बिग बैंग सिद्धांत। इसकी जगह हमें क्या किया, स्फीति सिद्धांत का पुनः प्रतिपादन किया गया, क्योंकि ये अपने जो लक्ष्य था उस पर खड़ा नहीं उतरा। तो किसका प्रतिपादन किया गया, स्फीति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो अब देखते हैं स्फीति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने और कब किया। तो स्फीति सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकी वैज्ञानिक एलन बूथ ने सन 1980 में बिग बैंग सिद्धांत की असफलता के सुलझाने के लिए किया। यानी कि स्फीति सिद्धांत का प्रतिपादन किस लिए किया, जो आपके बिग बैंग सिद्धांत है, महाविस्फोट सिद्धांत, उसके असफल हो जाने पर किसने किया, एलन बूथ ने किया। और कब किया, 1980 में किया, क्योंकि ये जो सिद्धांत है वो क्या होता, असफल हुआ था, अपने लक्ष्य में खड़ा नहीं उतरा। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो एक नोटिस पॉइंट है वो देख लीजिए। विशाल का अग्निपिंड विस्फोट से ब्रह्मांड का तेज गति से फैलाव हुआ। यानी कि जो आपके बिग बैंग या स्फीति सिद्धांत है उसके अनुसार क्या हुआ, एक विशाल का पिंड था वो क्या हुआ, विस्फोट हुआ और उससे ब्रह्मांड का तेजी से विकास हुआ। और विस्फोट से उत्पन्न पदार्थों से, यानी कि जो विस्फोट हुआ और क्या हुआ, ब्रह्मांड का फैलाव हुआ, और विस्फोट से जितने भी उत्पन्न यानी कि अवशिष्ट पदार्थ बाहर आए वो क्या हुआ, संग्रहण हुए, और उससे पिंडों का और अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। यानी कि जो पिंड हुए वही क्या किए, अन्य ग्रहों का निर्माण किए। यह आपका बिग बैंग सिद्धांत या स्फीति सिद्धांत का मूल जड़ है, जिससे क्या हुआ, एक विशाल का अग्निपिंड विस्फोट हुआ, उससे कुछ पदार्थ बाहर आए, वो उस पदार्थ से आपका पिंड का निर्माण हुआ और पिंड से ग्रहों का निर्माण हुआ। ये तो इसे ध्यान में रखेंगे कि आपके जो दोनों सिद्धांत हैं उसमें क्या कहा गया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के भूवैज्ञानिक समय चक्र को कितने महाकल्पों में बांटा गया है। अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं पृथ्वी की विकास। हम पृथ्वी की उत्पत्ति को देख चुके हैं, अब देखेंगे पृथ्वी की विकास। पृथ्वी की विकास को देखेंगे। अब हमारा पॉइंट था पृथ्वी की उत्पत्ति एवं पृथ्वी की विकास। तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका पृथ्वी के विकास से संबंधित क्वेश्चन आंसर। तो पृथ्वी के भूवैज्ञानिक समय चक्र को कितने महाकल्पों में बांटा गया है। तो ये शायद सभी को पता होगा कि पृथ्वी के भूवैज्ञानिक समय चक्र को 5 महाकल्पों में बांटा गया है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भूवैज्ञानिक समय चक्र के 5 महाकल्प कौन कौन से हैं। यानी कि आपके जो भूवैज्ञानिक समय चक्र है उसे 5 भागों में बांटा गया है, वह कौन कौन से हैं। तो आपके भूवैज्ञानिक समय चक्र के 5 महाकल्प निम्न हैं। कौन कौन से हैं, अर्ध महाकल्प, जिसे एजोइक भी कहा जाता है। फिर है आपका
पुरजीव महाकल्प, इसे क्या कहते हैं? पीलियोजोइक कहा जाता है। फिर आपका मध्य जीव महाकल्प, इसे क्या कहते हैं? मेसोजोइक कहते हैं। फिर आपका नवजीव महाकल्प, इसे सेनोजोइक, और आपके न्यूटन महाकल्प, इसे क्या कहते हैं? नियोजोइक कहते हैं। ये आपके सेकेंड नाम है और ये आपका मुख्य नाम है, जिसमें एक और भाषा में इसे एनोजोइक, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक, नियोजोइक, ये इसका नाम रखा गया है। फिर आपके अर्ध महाकल्प में ये जो फर्स्ट है उसमें एक और भाग है पीलियोजोइक, इसे एल्गानिकन या अर्ध महाकल्प या उषा महाकल्प भी कहा जाता है। ये तीनों जो है एक ही नाम है। अर्ध महाकल्प, एजोइक या पीलियोजोइक या एल्गानिकन या उषा महाकल्प, ये क्या है? एक है। ये आपके 5 है महाकल्प। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। अर्ध महाकल्प को कितने कल्पों या शक में बांटा गया है? तो आपके जो अर्ध महाकल्प है उसे कितने भागों में पुनः विभाजित किया गया है? तो आपके जो अर्ध महाकल्प को कितने कल्पों में, तो आपके जो कल्प है, तो आपके जो कल्प है उसे युग भी कहते हैं। युग और शक, ये क्या है? तीनों पर्यायवाची शब्द है, तो आप इसे याद रखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं अर्ध महाकल्प को कितने कल्प या शक में बांटा गया है या युग में बांटा गया है? तो अर्ध महाकल्प को 2 युग, शक या कल्प में बांटा गया है। कौन कौन से? आर्कियन और पूरा कैम्ब्रियन, यानी कि जो कैम्ब्रियन कल्प है उसके पूर्व का समय, या प्री कैम्ब्रियन कल्प भी कहते हैं इसे। कैम्ब्रियन के पूर्व का समय, प्री कैम्ब्रियन कल्प या पूरा कैम्ब्रियन कल्प, ये आपके 2 भागों में विभाजित किया है अर्ध महाकल्प को। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरजीव महाकल्प को कितने कल्पों या शक या युगों में बांटा गया है? तो पुरजीव महाकल्प को 6 शक या युग या कल्प में बांटा गया है। कौन कौन से है? कैम्ब्रियन कल्प, सिल्यूरियन कल्प, कार्बोनिफेरस कल्प, आपका आर्डोविशियस, फिर है डिवोनियन, फिर पर्मियन। ये 6 भागों में इन्हें विभाजित किया गया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन, मध्यजीवी महाकल्प को कितने शक, कल्प या युग में विभाजित किया गया है? तो मध्यजीवी महाकल्प को 3 कल्पों में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन से है? ट्राइएसिक, जुरासिक, क्रीटेशियस, ये 3 भागों में बांटा गया है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवजीव महाकल्प को कितने कल्प में विभाजित किया गया है? तो नवजीव महाकल्प को 4 कल्प में या 4 युग में या 4 शक में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन से हैं? इयोशीन, एल्गोशीन, मायोशीन और प्लियोसीन, ये आपके 4 भागों में विभाजित किया गया है। फिर आपका न्यूटन महाकल्प को कितने कल्प या शक या युग में बांटा गया है या विभाजित किया गया है? तो आपके न्यूटन महाकल्प को 2 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से? प्लीस्टोसीन और होलोसीन, ये आपका होलोसीन है। फिर आपका अगला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, आर्कियन कल्प या शक की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, ये बताइए। तो आपके जो आर्कियन कल्प या युग है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, वो निम्नलिखित है। जीवाश्मों का पूर्णतः अभाव, आपके जो आर्कियन कल्प था उसमें क्या था? जीवाश्मों का अभाव था। वहाँ के जो चट्टान थे उसमें क्या? जीवाश्म नहीं पाए जाते थे। चट्टानों में ग्रेनाइट और नीस की प्रधानता थी, यानी कि जो चट्टान थी वो कैसी थी? ग्रेनाइट और नीस युक्त थी, जिसमें क्या मिलता था? सोना और लोहा पाया जाता था। फिर आपका तीसरा विशेषता जो था वो कैनेडियन व फेनोस्टेरियन शील्ड निर्मित हुए, यानी कि आपके जो आर्कियन महाकल्प है उसमें क्या हुआ? 2 शील्ड का निर्माण हुआ। कौन से? एक कैनेडियन का, एक फेनोस्टेरियन का। इन 2 शील्डों का निर्माण हुआ। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो पूरा कैम्ब्रियन है या प्री कैम्ब्रियन, जिसे कैम्ब्रियन कल्प के पूर्व का समय कहे हैं हम, यानी कि सेकेंड प्रकार का आपका प्री कैम्ब्रियन या पूरा कैम्ब्रियन कल्प, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो आपके पूरा कैम्ब्रियन कल्प की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। कौन कौन सी? महासागरों में रीढ़ विहीन, यानी कि बिना रीढ़ के हड्डी वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। जैसे कि हमें पता है कि जो जोंक वगैरह होता है वो क्या होता है? उसके हड्डियों या
कोई भी किसी भी प्रकार की हड्डी नहीं पाए जाते, वो क्या होते हैं, रीढ़ विहीन होते हैं। तो उनका क्या हुआ, निर्माण हुआ, जो कि और उनके साथ साथ स्थल जीवों का निर्माण नहीं हुआ, यानी कि केवल जलीय रीढ़ विहीन जीवों का ही निर्माण हुआ, स्थलीय जीव का निर्माण नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, आपके अरावली पर्वत व धारवान क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, यानी कि आपके जो भारत में धारवान क्रम की चट्टानें हैं या और कहीं भी है, उनका निर्माण कब हुआ है, आपका कैम्ब्रियन कल्प में हुआ, यानी कि अर्ध महाकल्प के कैम्ब्रियन कल्प में किसका निर्माण हुआ है, आपके अरावली पर्वत व धारवान क्रम की जो चट्टान है उनका निर्माण हुआ। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कैम्ब्रियन कल्प की प्रमुख विशेषताओं को बतलाइए। तो कैम्ब्रियन कल्प का कौन सा है, प्री कैम्ब्रियन कल्प के बाद वाला है। तो आपके जो कैम्ब्रियन कल्प की प्रमुख विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी है, निम्न है। सर्वप्रथम स्थल भागों में समुद्रों का क्या हुआ, अतिक्रमण हुआ, यानी कि जो समुद्र भाग था वो स्थल खंडों में आ गया, यानी कि पूरा बाढ़ सुनामी जो कहते हैं वैसे ही उसमें क्या हुआ, जल थल जो है एक में हो गया। फिर आपका सर्वप्रथम वनस्पति एवं जीव, बिना रीढ़ वाले जो जीव हम वहाँ बस बताए उनकी क्या हुआ, उत्पत्ति हुआ इसमें भी। तो इसमें क्या हुआ, वनस्पति यानी कि जो घास वगैरह है, वनस्पति छोटे छोटे घास वगैरह इनका क्या हुआ, निर्माण हुआ। और कुछ बिना रीढ़ वाले यानी कि बिना रीढ़ की हड्डी वाले कुछ जीवों का भी इस कल्प में निर्माण हुआ है। फिर आप देखते हैं अगले क्वेश्चन। फिर आपका नेक्स्ट आपका विशेषता उसी में क्या है, आपका कैम्ब्रियन कल्प की नेक्स्ट विशेषता जो है वो है प्राचीनतम अवसादी शैलों का निर्माण, यानी कि आपकी जो कैम्ब्रियन कल्प में है क्या हुआ है, प्राचीनतम अवसादी चट्टानों का भी निर्माण हुआ है। और भारत में जो विंध्यान पर्वत श्रेणी है उसका निर्माण किस में हुआ है, कैम्ब्रियन कल्प में ही हुआ है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डोविशियन कल्प की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है। तो ऑर्डोविशियन कल्प की मुख्य विशेषताएं निम्न है। पहला क्या हुआ, समुद्र का विस्तार हुआ, जो कैम्ब्रियन कल्प था उसमें क्या हुआ था, समुद्रों का अतिक्रमण हुआ था स्थल भाग में। इसमें क्या हुआ, उसका अतिक्रमण के बाद विस्तार हुआ, जिससे क्या हुआ, जो उत्तरी अमेरिका क्षेत्र है, आपके वर्तमान में जो उत्तरी अमेरिका क्षेत्र है उस भाग में कैम्ब्रियन कल्प के बाद ऑर्डोविशियन कल्प में क्या हुआ था, समुद्रों का विस्तार हुआ, जिससे आधा भाग क्या हुआ, जल से मग्न हो गया, यानी कि जलमग्न हो गया, जल में डूब गया। फिर आपका सेकेंड विशेषता क्या है, वनस्पतियों का विस्तार हुआ, जो छोटे छोटे वनस्पति है, घास वगैरह जो कैम्ब्रियन कल्प में उत्पन्न हुए वो क्या हुए, उनका ऑर्डोविशियन कल्प में विस्तार हुआ। फिर हुआ समुद्र में रेंगने वाले जीव उत्पन्न हुए। आपके कैम्ब्रियन कल्प में क्या हुआ था, बिना रीढ़ के हड्डी वाले जीव उत्पन्न हुए थे जो कि समुद्र में रहते थे। अब क्या हुआ, समुद्र में चलने वाले जीव का क्या हुआ, उत्पन्न हो गए, जो कि समुद्र में चल सकते हैं। फिर आप देखते हैं सिल्यूरियन कल्प की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। सिल्यूरियन कल्प की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। तो सर्वप्रथम क्या हुआ, सर्वप्रथम रीढ़ वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। कब हुआ, सिल्यूरियन कल्प की प्रमुख विशेषताओं में, सिल्यूरियन कल्प में ही क्या हुआ, सर्वप्रथम रीढ़ वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। तो ये आप ध्यान रखेंगे, आपका क्वेश्चन बनेगा कि सर्वप्रथम रीढ़ वाले जीवों की उत्पत्ति किस कल्प में हुआ या किस महाकल्प में हुआ। तो इसका आपका आंसर होगा सर्वप्रथम रीढ़ के जीव वाले यानी कि रीढ़ की हड्डी वाले जीवों की उत्पत्ति किस कल्प में हुआ। तो आपका आंसर आएगा सिल्यूरियन कल्प में। आपका जो क्वेश्चन बना सर्व